हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो फाइनली आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी हमने कर लिया है कंप्लीट विद ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल डिस्कशन। सो अब बारी आती है जो आपके चैप्टर के एंड में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। ओके, सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। अच्छा, क्वेश्चन 1 में एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। ये पैसेज आपको रीड करना है, देन जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फर्दर आपको उन्हें आंसर करना है। ये सिर्फ क्वेश्चन 1 में करना है ऐसा, ठीक है। सो रीड द पैसेज गिवन एंड आंसर द क्वेश्चंस। द हार्श वर्किंग कंडीशंस सफर्ड बाय लेबरर्स इन आगनबीगा were an outcome of the combined effect of the economic power of the Maliks as a class and their overwhelming power as a member of a dominant caste। अब क्या एक चीज यहाँ पर कही जा रही है कि जो आगनबीगा के एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो बहुत ही हार्श वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो हार्श वर्किंग कंडीशंस में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जो उनके मालिक हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। पहली चीज तो वो डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड सेकेंडली वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। A significant aspect of the social power of the Malik was their ability to secure the intervention of various arms of state to advance their interest। अब एक और चीज की इतने ज्यादा मालिक पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि वो स्टेट की मशीनरी को किसी भी तरह से अपने काम में इंटरफेयर नहीं करने देते हैं, ठीक है। वो स्टेट को इंटरवीन करने से रोक लेते हैं और इसीलिए भी जो उनके मतलब क्योंकि उनके काम में अब स्टेट कहीं से भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं है, इसीलिए मालिक और भी ज्यादा पावरफुल है। मालिक यानी कि जो ओनर है लैंड की, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। Thus, political factors decisively contributed to widening the gulf between the dominant class and the underclass। So यहाँ से एक ये चीज बताई जा रही है कि ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जहां पर एक ओनर है, स्टेट है, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मालिक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये पॉलिटिकल पावर की वजह से ही जो हमारे यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट और अंडर क्लास का जो एक गैप है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इन शॉर्ट, जो आपके रिच एंड पुअर का गैप है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। क्लियर है? ये आपको पैसेज में कहा गया है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उन्हें आंसर करना है। क्लियर है? अब अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है सो आप बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर कर लोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होता है। सो आई होप अब तो वो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हम किस फॉर्म में आंसर्स को लिखते हैं। फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। सो आंसर राइटिंग पैटर्न इन जनरल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम फॉलो करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को एज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं और फिर हम उधर पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं जब हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी चीज हमसे पूछी जाएगी उसको हम शॉर्ट में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। फिर इसके बाद में मेन पार्ट आएगा आपके आंसर का, जो आपसे पूछा गया है उसको आप डिटेल में आंसर करने वाले हैं एंड फाइनली आप अपने आंसर को कंक्लूड जरूर करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन हमको जरूर करना है अपने क्वेश्चन में, मतलब आंसर को। क्लियर है? सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मेन पार्ट एंड देन कंक्लूजन। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको फॉर्मेट बताती जाऊंगी। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि ये जस्ट पैसेज है और देन आपको आंसर करना है। सो जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Why do you think the Maliks were able to use the power of the state to advance their own interest? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मालिक जो हैं वो स्टेट की पावर को यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट को मतलब फुलफिल कर सके? यानी कि स्टेट जो है मालिक के काम में इंटरवीन नहीं कर रहा, हमने देखा, जिसकी वजह से मालिक और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, Why did laborers have harsh working conditions? लेबरर्स जो हैं वो हार्श वर्किंग कंडीशंस में क्यों काम कर रहे हैं? सो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपको इन्हें आंसर कर देना है। यानी यहाँ पर अब आप कुछ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं देने वाले हो, जस्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर कर दोगे। क्लियर है? सो सबसे पहले बताओगे कि मालिक जो है वो क्यों यूज कर पा रहे हैं स्टेट पावर को। सो The Maliks being dominant caste and were very powerful politically, economically and socially. Because of power, they were able to use the power of the state for their vested interest and they were successfully able to secure the intervention of various arms of the state for their own benefit। अब ये पूछा जा रहा था कि मालिक क्यों जो है स्टेट की पावर को यूज कर रहे हैं। सो क्योंकि जो मालिक हैं वो डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं,
तो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो पावरफुल हैं, और इस पावर की ही वजह से, क्योंकि इकोनॉमिकली भी पावरफुल है, उनके पास अच्छी खासी वेल्थ भी है, सोशली उनकी मतलब पोजीशन जो है सोसाइटी में वो बहुत अच्छी है, पॉलिटिकली भी उनका जो है से है, पॉलिटिक्स में पावर है उनके पास में, और इस पावर की ही वजह से वो स्टेट को मतलब कंट्रोल कर पा रहे हैं कि वो हमारे काम में इंटरवीन ना करे, और अल्टीमेटली जो मालिक के इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। सो इन 3 पॉइंट्स के अंदर आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। क्लियर है, आया यहां तक समझ में? देन जो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि लेबर जो है वो हार्श वर्किंग कंडीशंस में क्यों वर्क कर रहे हैं, सो नाउ दिस इज बिकॉज the labor have been working under harsh working conditions because being Dalits, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो कौन हैं? वो दलित हैं। दे वर नॉट अलाउड टू ओन लैंड एंड कंपेल्ड टू वर्क इन द लैंड्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट पीपल एज अ लेबरर, और क्योंकि वो दलित हैं इसलिए उन्हें किसी तरह के कोई लैंड राइट्स नहीं होते थे, ना ही वो लैंड को ओन कर सकते हैं, और उन्हें कंपेल किया जाता है कि आप जो डोमिनेंट कास्ट के पीपल हैं उनके लैंड में काम करिए एज अ लेबरर। इसीलिए जो लेबर्स हैं वो हार्श वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, और जो मालिक होते हैं, जो ओनर होता है, उसका क्या एम होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। सो वो सिर्फ प्रॉफिट को देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा लेबर कैसी कंडीशंस में वर्क कर रहा है। क्लियर है? सो ये आपका था पैसेज, और ये आपके पैसेज के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर। क्लियर है? बहुत शॉर्ट में ही, मतलब पैसेज भी बहुत शॉर्ट था तो आपको आंसर्स भी ऐसे ही शॉर्ट में देने हैं। क्लियर है? आए यही वाला समझ में? देन जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स डू यू थिंक द गवर्नमेंट हैज टेकन और शुड टेक? ठीक है, यानी कि कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं और या फिर लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स। अब जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, जिनके पास में कोई लैंड नहीं है और वो दूसरों की लैंड पे काम कर रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पीपल के लिए, या इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, या फिर उसे कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, 2 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर और माइग्रेंट वर्कर्स, इनके क्या राइट्स होने चाहिए, ये आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए। अब आपने बताया कि जो है, पहली चीज क्या आंसर करोगे कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं अभी तक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है कि क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो इस तरह से 2 पार्ट्स में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, ये बताओगे कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो मतलब जो है, मतलब क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पाता है, ठीक है, और इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, क्योंकि वो सोशल हायरार्की में लोअर स्ट्रेटा पे प्लेस्ड हैं, इसलिए उनकी सोशो इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी नहीं होती है, और इसलिए वो दूसरों की लैंड पे जाके काम कर रहे हैं। ऐसे शॉर्ट में आपने एक इंट्रोडक्शन देना है, और शॉर्ट में आप ये भी बता सकते हो इंट्रोडक्शन में ही कि जैसे आपने स्टार्ट करा अपना आंसर लिखना, ठीक है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया। सो आपने क्या बताया कि जो इंडियन सोसाइटी रही है वो प्राइमरीली एक एग्रेरियन सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पर अराउंड मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है, और लेकिन जो हमने देखा था कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है लैंड होल्डिंग का वो इक्वल नहीं है, इसीलिए सभी के पास में लैंड नहीं है, सभी ओन नहीं करते हैं लैंड को, लैंड राइट ज्यादा पीपल के पास में नहीं है, और इसीलिए जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, नहीं तो इनका क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्लियर है? ये आपने शॉर्ट में 4 या 5 लाइंस में इस एक चीज को आपको बताना है। क्लियर है? आया समझ में? देन हम आएंगे मेन पार्ट पे आंसर के। सो जो आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए, तो आप बताओगे द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स आर एज फॉलोज। ये एक लाइन आपने लिखी, देन आपने पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने बताया एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर लीगली। अब बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर, इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था कि क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने लीगली इस ये वाला जो सिस्टम था इसको खत्म करने के लिए लॉज लेके आती है गवर्नमेंट लीगली, ठीक है। बंधुआ मजदूर और बॉन्डेड लेबरर्स प्रैक्टिस इन यूपी एंड बिहार
हलपति सिस्टम इन गुजरात एंड जीता सिस्टम इन कर्नाटका हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसीलिए जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप जो गवर्नमेंट ने ली वो ये थी कि उसने जो बॉन्डेड लेबर था उसको लीगली अबॉलिश कर दिया। अब बॉन्डेड लेबर का क्या होता है कॉन्सेप्ट? देखो क्या होता है कि जो भी लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जहां पर जो जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मालिक के बारे में, ठीक है। जो मालिक होते थे वो क्या करते थे, उन्हें लोन प्रोवाइड करते थे, या फिर लोन नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको काम की जरूरत है तो उनको अपना जो है बंधुआ मजदूर बना लिया कि आप जो है अब मेरे लैंड पे इतने साल तक काम करोगे, इसे छोड़ के नहीं जाओगे। फिर ये चीज जो है जनरेशन टू जनरेशन होती थी कि जस्ट सपोज आज जो उस लैंड पे काम कर रहे हैं, कल को जो उनके बच्चे होंगे वो भी उसी लैंड पे काम करने वाले हैं। इस तरह से ये जो बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लीगली अबॉलिश किया गवर्नमेंट ने। सेकेंडली, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। The intermediaries between the peasants and the state were the zamindars. The state very effectively and intensively passed legislation and this system was abolished. अब हमने जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि जो है जमींदार्स होते थे जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों के ऊपर छोड़ रखा था कि आप लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करो, सो वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस भी ले लेते थे और ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू भी जो है जनरेट करते थे, ठीक है, ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। ये इंटरमीडिएट्स वर्क कर रहे थे बिटवीन पीजेंट्स एंड द स्टेट, इनको सबसे पहले खत्म किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। स्टेट ने बहुत इफेक्टिवली और इंटेंसिवली लॉज पास किए जिसके थ्रू हमने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया। ये सेकंड स्टेप थी जो गवर्नमेंट ने ली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड किसके राइट्स को, माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? देन द थर्ड इज एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट फॉर टीनेंसी। अब टीनेंसी के बारे में आपने पढ़ा था कि टीनेंट्स कौन होते हैं, जो कि जिन्हें लैंड को किराए पर दे दिया जाता है कि आप जो है इस पे प्रोडक्शन करवाओगे, सारा कुछ मैनेजमेंट देखोगे, और जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका पार्ट आप किसको देने वाले हो, लैंड ओनर को देने वाले हो। अब ये जो टीनेंसी सिस्टम था इसको खत्म करो या फिर इसके लिए रेगुलेशंस लेके आओ, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आओ, उसको रेगुलेट करो, ये वाली स्टेप गवर्नमेंट लेती। क्या करती है? These laws discouraged tenancy or batai system. In West Bengal and Kerala, where CPI systems government was in power, the tenants got the land rights. अब जो tenants थे, ठीक है, जैसे जस्ट सपोज ये A पर्सन की लैंड है, ठीक है, इसने इस लैंड को B को दे दिया रेंट पे कि आप इस पे जो है प्रोड्यूस करेंगे, जो भी प्रोड्यूस होगा उसका जस्ट सपोज 50%, जस्ट सपोज 50% प्रोड्यूस आप मुझे दोगे, और ये जो मैंने आपको लैंड रेंट पे दिया है तो जो भी इससे प्रॉफिट होता है उसका भी कुछ अमाउंट आप मुझे देने वाले हो, ठीक है। वो अमाउंट फिक्स कर लिया जाता था। तो अल्टीमेटली होता ये था कि ये जो टीनेंट है इसको कुछ नहीं मिलता था, इसके पास में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, और अल्टीमेटली इसका भी एक्सप्लॉइटेशन होता था। इस टीनेंट को या फिर ये जो टीनेंसी सिस्टम पूरा वर्क कर रहा है इसको खत्म करो या फिर इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आओ कि ये जो परसेंट हम आपको दे रहे हैं, लैंड ओनर को दे रहे हैं, वो कितना होगा, ठीक है, कितना प्रोड्यूस का कितना परसेंट हम लैंड ओनर को देने वाले हैं। इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है इसको डिस्करेज किया गया कुछ एरियाज में इसको रेगुलेट किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल और केरल में जहां पर सीपीआई गवर्नमेंट्स थी, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, सीपीआई सिस्टम गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहां पर जो टीनेंट्स थे उनको लैंड राइट्स दे दिए गए। जैसे अभी लैंड ओनर कौन है, ये है, ये सिर्फ और सिर्फ टीनेंट है, तो वहां पर क्या किया गया, इसको ही लैंड ओनर बना दिया गया, इसको ही लैंड राइट्स दे दिए गए। क्लियर है? देन ये 3 स्टेप्स हमने डिस्कस करी जो अभी तक गवर्नमेंट ने ली थी। देन द फोर्थ इज इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। अब जो है लैंड सीलिंग एक्ट इंपोज किया गया। क्या था इस एक्ट के अंदर? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द अपर लिमिट ऑफ लैंड फॉर एन ओनर इज बीइंग फिक्स्ड. Because of this act, to identify surplus land and redistribute among the landless became program of the state. Vinoba Bhave's Bhudan Yojana instructed this legislation, but there are many shortcomings in this act and should be taken care of. अब इस एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट ने जो है अपर लिमिट फिक्स कर दी लैंड के लिए, ठीक है, कि एक पर्सन के पास में जो है इतना ही लैंड होने वाला है। अब
किस बेसिस पर कि वो लैंड कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उस वो लैंड का टाइप किस तरह का है, क्या ड्राई लैंड है। सो इन सारे बेसिस पर, इन सारे ग्राउंड्स पर गवर्नमेंट ने जो है अपर लिमिट निर्धारित कर दी कि एक पर्सन के पास में इतना ही लैंड होगा इस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन फिर उसमें भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी जो हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे। अब आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, यहाँ पर जस्ट एक एक पॉइंट को, जो भी एक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको आपको शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स हैं। एंड जैसा मैंने आपसे कहा कि जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में है। सबसे पहले आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, तो वो हमने बता दिए कि जमींदारी सिस्टम को जो है खत्म करना है, टेनेंसी रेगुलेशन करना है, लैंड सीलिंग एक्ट जो है उसको इम्पोज करना है, लैंड रिफॉर्म्स करना है। इन सारी चीजों के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्क लेबरर्स हैं एंड जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ठीक है, सो इन सारे एक्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट ने ये चीज की। देन इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि अब गवर्नमेंट को और कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, सब आपने बताया, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ लैंडलेस पीपल लिविंग इन विलेजेस द स्टेट शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स एंड दिस होल सेक्टर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले आपने बताया कि ये पूरे सिस्टम में जो भी चीज़ ये हो रही है, हम कह रहे हैं कि जो लैंडलेस पीपल हैं विलेजेस में, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अगर आपको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये जो पूरा सेक्टर है इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपको विलेजेस में भी रेगुलेशंस लेके आने पड़ेंगे, लॉज लेके आने पड़ेंगे कि कैसे वहां पर जो है मतलब कैसे वो सेक्टर ऑर्गेनाइज होगा, ये गवर्नमेंट को करना है। सेकेंडली, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ विलेजेस शुड बी इम्प्रूव्ड बाय द स्टेट। जो विलेजेस की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना होगा। विलेजेस शुड बी वेल कनेक्टेड टू टाइज, जॉब अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड इन विलेजेस। विलेजेस जो है वो आइसोलेटेड ना हो, वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो पूरे वर्ल्ड के साथ में। ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के टाइम पे कैसे जो विलेजेस हैं वो वर्ल्ड मार्केट से कनेक्ट हो गए थे। सो वैसे ही स्टेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि विलेजेस जो हो वो उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा विलेजेस में। Education and health facilities as well as entertainment facilities should be developed in villages to discourage migration. अब जो हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं, जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह काम करने के लिए चले जाते हैं, चाहे फिर वो अर्बन एरियाज में जाएं, चाहे फिर वो दूसरे विलेजेस में जाएं, तो हमको इस माइग्रेशन को डिस्करेज करने के लिए, इसको कम करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करनी होगी। जैसे कि मनरेगा बहुत ही इफेक्टिव स्टेप था इस डायरेक्शन में, जब कि हमने पढ़ा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ में और भी कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट प्लान्स चलाने चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड करने चाहिए, किसको, विलेज पीपल को। क्लियर है? सो इस तरह से अभी तक क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने और आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, ये आप बताओगे पॉइंट्स में। ठीक है, देखो जो हमारा क्वेश्चन था कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, सो आपने इंट्रोडक्शन दिया, देन आपने 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को आंसर किया। सबसे पहले आपने बताया कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या मेजर्स लिए हैं, तो ये आपने उसमें बता दिए, ये पॉइंट्स आप भी नोट करते चलिए। ठीक है, देन उसके बाद में आपने बताया कि गवर्नमेंट को आगे क्या करना चाहिए। फाइनली फिर क्या करोगे, कंक्लूड करोगे। कंक्लूड कैसे करोगे कि अगर हम कंटेम्प्रेरी पीरियड में देखते हैं, सो कंटेम्प्रेरी पीरियड में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट, बहुत सारे लॉज लेके आए हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, जिनके थ्रू विलेज सोसाइटी को या फिर रूरल सोसाइटी को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विलेजेस का डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और ढेर सारे ऐसे प्रोग्राम्स जहां पर हम माइग्रेंट वर्कर्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे से अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे सारा कुछ करके आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड कर देना है। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? सेकंड क्वेश्चन सब ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज there are direct linkages between the situation of agricultural workers and their lack of upward socio-economic mobility. Name some of them. अब ये कहा जा रहा है कि जो आपके एग्रीकल्चर वर्कर की सिचुएशन है और जो उनकी सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी है, ठीक है, इन दोनों में डायरेक्ट लिंकेज है।
ठीक है। एग्रीकल्चर वर्कर की सिचुएशंस किस तरह से हैं, तो ज्यादा अच्छी नहीं है रूरल सोसाइटी में, ठीक है। इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, वो फिर बाद में आते हैं, वो एक बात की चीज है, ठीक है। और जो उनकी सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी है, यानी कि उनकी जो सोशो इकोनॉमिक पोजीशन है उसमें जो राइज है वो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो मतलब जो उनकी सिचुएशन है एज एन एग्रीकल्चरल वर्कर। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक है, वो कैसे है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक तरफ है आपका एग्रीकल्चरल वर्कर जो कि पुअर है, ठीक है, जिसके पास में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और जिसके पास में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और इसकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, सोशली भी इसको लोअर स्ट्रेटा पे कंसिडर किया जाता है, सोशल हायरार्की में इकोनॉमिकली ही इज नॉट वेल ऑफ, ठीक है, वो क्या है, पुअर है। तो इन दोनों ही चीजों में डायरेक्ट लिंक है। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी नहीं हो पा रही है, अगर सिचुएशन अच्छी है तो सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी हो पाएगी, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट लिंक है। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि ये डायरेक्ट लिंक कैसे है, उसके लिए कुछ रीजंस बताने हैं। सो फिर आपने बताया कि इंडियन रूरल सोसाइटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। इंट्रोडक्शन में आपने ये बताया कि हाँ, इंडियन सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक प्राइमरीली अग्रेरियन सोसाइटी रही है, ये तो आपको बोलना ही बोलना है, प्राइमरीली अग्रेरियन सोसाइटी। तो पहले से ही एग्रीकल्चरल सोसाइटी रही है, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड पीपल का एग्रीकल्चर ही रहा है, ये आपने एक्सप्लेन किया शॉर्ट में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने बताया। देन आपने कहा लेकिन फिर भी जो है, मतलब ये आपने इंट्रोडक्शन बता दी कि इंडियन सोसाइटी रूरल सोसाइटी है, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड पीपल का जो है वो एग्रीकल्चर से ही है, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एट प्रेजेंट जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ये इंट्रोडक्शन में बताया। फिर आपने कहा कि हाँ, ये सही है कि एक डायरेक्ट लिंक है बिटवीन द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर एंड देयर लैक ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, और उसके क्या कारण है, दे आर एज फॉलोज। इतना आपने लिखा, देन उसके बाद में आप क्या बताओगे, रीजंस बताओगे। सो फर्स्ट इज unfortunately it is unevenly distributed, not organized and many people of rural society are landless। अब जो रूरल सोसाइटी है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या, कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है या जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए मेजॉरिटी जो है रूरल सोसाइटी में वो लैंडलेस है। एंड ये जो रूरल सोसाइटी है ये ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है। एक लाइन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि एक तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, और जिस वजह से पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो लैंडलेस हैं। Most of the people in villages are landless and for their livelihood they become agricultural worker। अब क्योंकि लैंड नहीं है तो क्या काम करेंगे, सो किसी और की लैंड पर काम करने लग जाते हैं एंड दे बिकम एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ठीक है। और वो कौन बन जाते हैं, वो एग्रीकल्चरल वर्कर बन जाते हैं, जहां वो दूसरे की लैंड पर काम करते हैं जिसके लिए उन्हें वेजेस मिलते हैं। Now they are paid below the statutory minimum wages। लेकिन क्योंकि वो किसी और के वहां पर काम कर रहे हैं, किसी और की लाइन पर काम कर रहे हैं, और जिसके लिए उन्हें जितने वेजेस मिलने चाहिए उससे कम मिलते हैं। क्यों, क्योंकि कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है रूरल सोसाइटी का, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जिसके थ्रू रूरल सोसाइटी गाइड होती हो, ठीक है। सो इसीलिए उन्हें बहुत ही मिनिमम वेजेस मिलते हैं। Their job is not regular and employment is insecure। उनकी जॉब रेगुलर नहीं होती, जितने टाइम तक मतलब जो पूरा उनका कल्टीवेशन सीजन होता है उतने टाइम तक उनकी शायद जॉब होती है और उसके बाद में उनकी जॉब नहीं होती है। जब सीजन नहीं होता है, आउट सीजन में उनकी कोई जॉब नहीं होती, ऑफ सीजन, ठीक है। सो इसीलिए जॉब रेगुलर नहीं है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इनसिक्योर है। मोस्टली दीज एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर्क ऑन डेली वेजेस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वर्कर्स हैं ये डेली वेजेस पर दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं, कि आज जो है गए हैं लैंड पे, गए हैं जहां भी काम करते हैं, अपनी वर्क प्लेस पर गए हैं, काम किया है, उसके लिए उनको पैसा मिला, नेक्स्ट डे जाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलने वाला है। और बहुत ही हार्श वर्किंग कंडीशंस के अंदर जो ये हैं काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ से हमको समझ में आता है कि इनकी इकोनॉमिक पोजिशन तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है और साथ ही साथ सोशल पोजिशन भी अच्छी नहीं है, इन्हें लोअर स्ट्रेटा कंसीडर किया जाता है। सो ये हमें पहला लिंक दिख रहा है एग्रीकल्चरल वर्कर और उसकी सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी के बीच में। सेकेंडली, इंडियन रूरल सोसाइटी हैज पेट्रीलिनियल किनशिप सिस्टम। अब हमने पढ़ा कि इंडियन रूरल सोसाइटी जो है वहां पर पेट्रीलिनियल किनशिप सिस्टम है, यानी कि जैसा कि हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, पेट्रीलिनियल सिस्टम में क्या होता है कि जो लाइन ऑफ डिसेंट है वो मेल लाइन में जाती है,
According to legal system, women are supposed to have an equal right of family property, but actually it is simply on papers. Because of male dominance, they are deprived of their rights. अब देखो यहाँ पर क्या एक चीज होती है, जैसे जस्ट सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैं एक मेल हूँ, ठीक है, जस्ट मान लेते हैं, और मेरे पास में जो भी लैंड है वो मैं अपने सन को ही ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, मैं अपनी डॉटर को ट्रांसफर नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद में जो मैंने अपने सन को ट्रांसफर करा है, फिर वो मेरा सन अपने सन को ट्रांसफर करने वाला है ना, यही एक लाइन ऑफ डिसेंट होता है ना। जस्ट सपोज ये एक फैमिली है, ठीक है, ये इनका सन है और ये इनकी डॉटर है। सो ये अपनी प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर करने वाले हैं, अपने सन को ट्रांसफर करेंगे। फिर इसकी भी जब शादी होगी, जस्ट सपोज इसकी और सी की शादी हो जाती, ठीक है, एस और सी की शादी करवा देते हैं अपन, और फिर इसके जो सन होंगे उन्हें जाने वाली है आगे ये प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी डॉटर का कोई रोल नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, कोई से नहीं। अल्टीमेटली लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग वुमेन का राइट होना चाहिए फैमिली प्रॉपर्टी पर, जो अब ऐसे सिस्टम बने हैं, इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। और बेसिक मतलब देखा जाए प्रैक्टिकली, सो ये जो वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जाती है सिंपली पेपर्स पर होता है, वो इतना ज्यादा उसमें उनका से नहीं होता है फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। सो मेल डोमिनेंस की वजह से वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं मिलते हैं। तो अल्टीमेटली वुमेन्स की भी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी खासी नहीं है, कहां पर, रूरल सोसाइटी में। थर्डली, the tenants also have lower income because they have to pay a large amount of production to the landowner, and the ownership of land or its total area determines the position of the farmer's upward or downward mobility in his socio-economic system. अब जो tenants हैं उनकी इनकम भी लोअर है। क्यों है लो इनकम? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस का शेयर उन्हें किसे देना है, लैंड ओनर को, और जो ओनरशिप है लैंड की और इट्स टोटल एरिया डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ फार्मर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मोबिलिटी। अब एक फार्मर की लैंड में कितनी ओनरशिप है, उसके पास में कितना ज्यादा लैंड है, कितने लैंड को वो ओन करता है, इन सारी चीजों के बेसिस पर डिटरमाइन होता है कि उसकी सोशो इकोनॉमिक सिस्टम में अपवर्ड मोबिलिटी होने वाली है या डाउनवर्ड मोबिलिटी होने वाली है। सो अल्टीमेटली ये इन सारे रीजन से हमको ये पता चलता है कि एग्रीकल्चरल वर्कर एंड उसकी सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी में डायरेक्ट लिंक है। क्लियर है? सो ये 3 पॉइंट्स के थ्रू आप इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे, और जैसे ये मैं आपको कंक्लूड करती जाती हूँ वैसे ही आपको भी अपने आंसर को कंक्लूड करना है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन भी समझ में। अब जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज what are the different factors that have enabled certain groups to transform themselves into new wealthy entrepreneurial dominant classes? Can you think of an example of this transformation in your state? अब एक यहाँ पर डिस्क्लेमर कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके जो आगे तक के आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स को ही सॉल्व करने हैं। मैं आपको जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ ग्रुप्स, कुछ सर्टेन ग्रुप्स जो हैं वो वेल्दी हो जाते हैं, डोमिनेंट क्लासेस के अंदर आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। क्या आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने स्टेट में इमेजिन कर सकते हो, या आपको ऐसे कोई एग्जांपल्स पता है जहां पर आपको पता है कि जस्ट सपोज जो शर्मा जी हैं वो पहले बड़े ही गरीब हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे जो है बड़े वेल्दी हो चुके हैं, और ये आपको रूरल सोसाइटी के अंदर देखना है, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना। अब आप इसको कैसे बता सकते हो कि देखो जैसे पहले के टाइम में सिर्फ रूरल सोसाइटी थी, ठीक है, अब जिसके पास में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी, जो कि सोशली भी वेल ऑफ थे, ठीक है। सबसे पहले स्पेशली हम यहाँ पर बात करेंगे अपर कास्ट की, जो कि सोशली बहुत ही मतलब उनकी जो सोशल पोजीशन थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्योंकि सोशल पोजीशन अच्छी थी तो धीरे धीरे उन्होंने इकोनॉमिक पावर को भी गेन कर लिया, इकोनॉमिक पावर आई तो उन्होंने पॉलिटिकल पावर को भी गेन कर लिया। अब ये सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर की वजह से वो जो है धीरे धीरे अपर मिडिल, जो एक मतलब अर्बन मिडिल क्लास एस्टैब्लिश हुई थी, उसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जो रूरल सोसाइटी में अपर क्लास थे वो अर्बन एरियाज में जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली वेल्दी पीपल के अंदर, मतलब वेल्दी क्लास के अंदर वो भी आ जाते हैं। फिर डोमिनेंट कास्ट की हम बात करें, जो कि न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिन्हें बाद में धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के टाइम तक आते आते लैंड राइट्स जो हैं उनके पास में चले गए थे। पहले अपर कास्ट को लैंड राइट्स दिए ब्रिटिशर्स ने, फिर जब ब्रिटिशर्स चले गए तो जब इंडिपेंडेंस के टाइम तक ये लैंड राइट्स जो कि आपकी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे उनसे इन डोमिनेंट कास्ट के पास में चली गई।
धीरे धीरे ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी पावरफुल हो गए और ये डोमिनेंट कास्ट जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई और धीरे धीरे न्यू एंटरप्रेन्योरियल क्लास जो है एस्टैब्लिश होती है। अल्टीमेटली हुआ क्या, रूरल सोसाइटी से जितने भी पीपल थे, जैसे डोमिनेंट कास्ट की हम बात करें, अपर कास्ट की हम बात करें, जब इनके पास में इकोनॉमिक वेल्थ आती है, पॉलिटिकल पावर आती है, सो ये अर्बन सोसाइटी में चले जाते हैं और वहां जाकर एस्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अल्टीमेटली बहुत पावरफुल हो जाते हैं, जिससे कि जो है एक न्यू रीजनल एलीट ग्रुप हमें देखने को मिलता है, डोमिनेंट कास्ट ग्रुप हमें देखने को मिलता है, न्यू एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, आए यहाँ तक समझ में? सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है, आपको बताना है कि कैसे न्यू क्लासेस फॉर्म हुई हैं। अभी तक आपने जो भी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि कैसे जो है रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी में माइग्रेशन हुआ, और स्पेशली यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए वेल्दी एंटरप्रेन्योरियल एंड डोमिनेंट क्लासेस के ऊपर। क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया है कि आपको कुछ एग्जांपल बताने हैं अपने स्टेट में से, ठीक है, कि ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने स्टेट में देखा हो तो आप उस एग्जांपल को भी यहाँ पर कोट कर सकते हो। क्लियर है, आइए क्वेश्चन समझ में और इसका आंसर भी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है, Hindi and regional language films were often set in rural areas. Think of a film set in rural India and describe the agrarian society and culture that is shown in it. How realistic do you think the portrayal is? Have you seen any recent film set in rural areas? If not, how would you explain it? अब ये कहा जा रहा है, सिंपल सी चीज़ ये कही जा रही है कि मेनली जो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में जो फिल्म्स होती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें बॉलीवुड की, सो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो रूरल एरियाज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं, या फिर जिनके फिल्म सेट रूरल इंडिया में, मतलब जो फिल्म सेट हैं वो अग्रेरियन सोसाइटी में है, ठीक है। सो वहां पर किस तरह से सोसाइटी को दिखाया जाता है, किस तरह से कल्चर को दिखाया जाता है, सो इतनी सारी कहानी से बेटर है आप यहाँ पर जस्ट सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है तो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो आपको तो करना ही है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी एक फिल्म का एग्जाम्पल ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्वदेश ले लिया, टॉयलेट पिक्चर आपने देखी होगी, पैडमैन आपने देखी होगी, आपने लगान मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लो पहले उसको जाके, और फिर इन मूवीज में आप देखो कि किस तरह से रूरल सोसाइटी को दिखाया गया है, रूरल सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स होती है, रूरल पीपल की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे वो अपनी लाइफ से जो है मतलब ऐसे बिल्कुल फाइट करके फिर आगे बढ़ रहे होते हैं। आपको स्पेशली अग्रेरियन सोसाइटी, उनके कल्चर को यहाँ पर दिखाना है, रूरल एरियाज में कैसी लाइफ होती है उसको आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना है। तो ये आप सभी अपने अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपने अपने मूवी के एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि क्वेश्चन को आंसर करो रिटन फॉर्म में, ठीक है। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, आप कोशिश करना कि आप इसको लिख के बताएं। देन visit a construction site in your neighborhood, a brickyard or other such place where you are likely to find migrant workers. Find out where the workers come from. अब ये कहा जा रहा है कि भैया थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जाइए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाइए। घूमने फिरना ऐसा नहीं कि बढ़िया से कहीं दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए, जस्ट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाओ, या आपके नेबरहुड में होगी ही, वहां पर देखो कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है। अगर माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो वो कहाँ से आके आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब आपके एरिया में, आपके रीजन में आए हैं, सो कहाँ से आए हैं। हाउ आर दे रिक्रूटेड फ्रॉम देयर होम विलेजेस, कैसे, मतलब जस्ट सपोज अगर वो किसी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके एरिया तक कैसे पहुंचे, कैसे उनको इस वर्क के बारे में पता चला। हु इज मुकादम, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। If they are from rural areas, find out about their lives in their villages and why they have migrate to find work. अब अगर वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप देखो कि रूरल एरियाज में उनकी लाइफ कैसी थी, क्यों वो अपने गांव को छोड़ के शहर में या किसी जहां भी जिस भी एरिया में आप रहते हो, जिस भी रीजन में रहते हो, वहां पर क्यों आए हैं काम करने के लिए और कैसे पहुंचे। मुकादम का कॉन्सेप्ट क्या है, सो मुकादम इज जनरली एक पर्सन जो भी काम करने के लिए जा रहे होते हैं उनको लोन एडवांसेस करता है, ठीक है। इसमें बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो शुगर केन फील्ड्स में काम करने जा रहे हैं विलेजर्स हैं, उनको जो लोन प्रोवाइड करता है, लोन एडवांस करता है, पैसे देता है, उसको मुकादम कहा जाता है। आप इस पे और रिसर्च करिए, ठीक है, आप इस पे और रिसर्च करिए और इन सारे क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चंस आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, इनको आपको आंसर करना है। अब रिटन फॉर्म में ना भी करें तो एटलीस्ट ये सर्वे आप जरूर करें, ठीक है।
Then next is visit your local fruit seller and ask her or him about the fruit she or he sells, where they come from and their prices. अब जाइए और बढ़िया बढ़िया से कुछ फ्रूट्स खरीद के लाइए, उन्हें खाइए, लेकिन सिर्फ इतना ही मत करिए, उनसे पूछिए कि ये फ्रूट्स वो कहाँ से लेकर आते हैं, ठीक है, जो इसे वो सेल कर रहे हैं कहाँ से लेकर आए हैं, उनने कहाँ मतलब कितने रेट पर इसको खरीदा, ये तो वो शायद नहीं बताएंगे, बट वो कितने प्राइजेस पर उसे सेल आउट कर रहे हैं. Find out what has happened to the prices of local products after fruits begin to be imported from outside of India. अब आपको ये देखना है कि जैसे जस्ट सपोज एप्पल है, वो आपकी कंट्री में किस रेट पर सेल हो रहा है, देन वो दूसरी कंट्रीज में जहां से वो आ रहा है वहां पर उसके क्या प्राइसेस हैं, इंपोर्ट होने से उसका प्राइस में कितना राइज हुआ है. आर दे एनी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स चीपर देन इंडियन फ्रूट्स, क्या कोई ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें इंपोर्ट करके जब हम लाते हैं तो वो इंडियन फ्रूट्स से भी ज्यादा चीप हैं, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मतलब इनको आंसर करना है. एंड इज लास्ट इज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंटल सिचुएशन इन रूरल इंडिया. अब ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर आंसर करिएगा. इसमें ये कहा गया है कि एनवायरमेंटल सिचुएशन रूरल इंडिया में कैसी होती है, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं. जैसे पेस्टिसाइड्स कैसे यूज होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे फार्मर्स तक पहुंचते हैं, रिसर्च करना है इसको आपको. डिक्लाइनिंग वाटर टेबल, इम्पैक्ट ऑफ prawn farming in coastal areas, salination of soil and waterlogging in canal irrigated areas, loss of biodiversity. Possible source is State of India's environment reports from Center for Science and Development and the magazine Down to Earth. अब ये जो आपको सोर्सेज दिए गए हैं, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स फ्रॉम सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट एंड जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है, इसमें से इन टॉपिक्स को आप स्टडी करिए, इन मैगजीन को मंगवाइए, इन रिपोर्ट्स को आप सर्च करिए गूगल पे, नेट पे, इंटरनेट पे, और आपको वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करिए. क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? सो चैप्टर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फाइनली हमने कर लिए हैं सॉल्व. आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है ये भी समझ में आ गया होगा. क्लियर है? सो नाउ वी एंड विद दिस लेक्चर. आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा. कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे. सो इन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो magnetbrains.com. जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा. स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं. लाइक एनटीएससी है, ओलंपियाड है, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है जस्ट उसको चूज करो. कोर्स या क्लास से रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे. जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे. चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे. यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है. आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा. सेम प्रोसेस है वन शॉट रिविजन का. जैसे सपोज आपको वन शॉट रिवीजन देखना है, आपने वन शॉट रिवीजन चूज किया, सब्जेक्ट में वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे. यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है. जो भी आपको चैप्टर स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन. अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो. ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो. सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है. सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.